अच्छा, अखबार से टीवी से सोशल मीडिया, इसमें फ़र्क कहाँ नज़र आ रहा है? देखिए, सबसे अच्छा दौर जो था वो मोदी साहब अखबारों का दौर था ना। उस टाइम व्हाट्सअप होते थे और बड़ी मेहनत का काम था, खबरें जमा करना एक बड़ा काम होता था। और फिर एक दौर कराची के अंदर वो भी आया कि जब खबरें ढूंढनी नहीं पड़ती थी, क्योंकि लाशें ही लाशें थी इस कराची शहर में। हमने एक एक रात के अंदर 100 लाशें भी देखी। हमने खुद देखा, जो हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर दोस्त थे, वो एक दूसरे को फ़ोन करके कहते स्कोर क्या हुआ है। इंसानी जानों के बारे में इस तरह से पूछना स्कोर क्या है, ये मुनासिब लग रहा है? हम इतने आदी हो गए थे इन लाशों के कि वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम ये पूछा करते थे कि भाई क्या स्कोर क्या है, तो पता चलता था कि 6 हैं। थोड़ा नीचे चक्कर लगा के आए और जब तक ऊपर आते थे तो 16 लाशें हो जाती थी। क्या इस तरह के सहाफ़ियों को थानों से भत्ता मिलता है? एसएचओ बड़ी तगोदों के बाद एसएचओ लगता है, वो यही सोचता है यार कि इनको चुप करवा दो तो बेहतर है, वरना ये मसला होगा। तो देते हैं पैसे। एक एक को कितने देते होंगे? सर, थोड़ा आइडिया है? हर किसी का अपना रेट कम मखसूस से है। कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कम से होगा? कम वो 500 रुपये दे देते होंगे, 400 रुपये दे देते होंगे। मनशियात का धंधा बड़ा है। जो नीचे जूनियर अफसरान हैं, मिसाल के तौर पे एसपी लेवल के, वो इतने अमीर कबीर हो गए हैं कि डिफेंस के क्लिफ्टन के हर गली में आपको दो चार एसपीडीसी के जो है ना वो घर मिलेंगे। चार्ज संभाला जाता है। चार्ज डीएसपी और डायरेक्ट या एएसपी जब सीट पे बैठता है ना, वो सीट पे बैठ के पहले हिसाब किताब पूछते हैं। समीर भाई, आपने पुलिस के मोराल की बात की। इस जमहूरी हुकूमत में पुलिस का मोराल गिरा नहीं है? पिछले 4 से 5 सालों में पुलिस का मोराल गिरते देखा, इतना मैंने 31 सालों में पुलिस का मोराल गिरते नहीं देखा। पहले कभी एसपी या डीसी पैसे नहीं देता था। मैं साबिक आईजी गुलाम नबी मेमन की बात करता, 2 या 3 अजला में अगर उसके अपने बंदे लगे हों तो लगे हों, तो सादिक आबाद से अगर कराची तक का हिसाब देखा जाए तो 2-3 डीएसपी उन्होंने लगाए होंगे। बाकी तो उनका असर रसूख ये भी नहीं था कि वो डीएसपी भी तैनात कर सकते। सारे अजला में एमपी एमएनए की फरमाइश पे लगेंगे तो फिर ऐसे ही होगा ना। पर सिंध के कुछ अजला ऐसे भी हैं जहां गुटखा मावा खुल के चल रहा है और उसका पैसा पुलिस को नहीं जा रहा, सियासी शख्सियात को जा रहा वहां से। ये जो सीनियर अफसरान जो इस वक्त लगे हुए हैं, जब वो जूनियर थे, एसपी थे, तो इस तरह के काम नहीं करते थे। अभी जो लगे हुए हैं, जब ये सीनियर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो बिल्कुल तबाही होगी। हाँ, सीनियर होंगे तो मुझे लग रहा है तो एसएचओ का पैसा भी खा जाएंगे ये लोग, तो जो उनकी सूरत हाल नजर आ रही है। कोई ऐसा वाकया जो आपने जेन्युइन रिपोर्टिंग की होगी और एसएचओ से लेकर एसपी या ऊपर वाले आपसे नाराज़ हुए हों, ये 31 सालों में 3100 दफा नाराज हुए होंगे। तो फिर गुलाम नबी मेमन साहब ने अच्छा काम किया ना। नहीं, काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था, लेकिन उस काम को संभाल नहीं सके। वो जिनको आला शख्सियात, आला अफसरान की आशीर्वाद थी, वो बी कंपनी में बैठ के भी वही काम चला देते जो कि बाहर कर रहे थे। जो बीट वसूल कर रहा है या करवा रहा है वो तो करप्ट है, तो सिर्फ वही करप्ट है, उसका एसपी करप्ट नहीं है, उसका डीएसपी करप्ट नहीं है। बी कंपनी सिर्फ इंस्पेक्टर तक के लेवल के लिए बनाई गई थी। अगर एसएसपी को नहीं पता कि मेरे थाने की हदूद में ये काम चल रहा है तो फिर एसएसपी ना आए ले, उसको एसएसपी लगने का हक ही नहीं है। समीर भाई, आप बता रहे हैं कि सब पैसे ले रहे हैं, कोई इस वक्त ईमानदार एसएसपी, कोई डीएसपी, कोई एसएचओ आपको नज़र आ रहा है? उसका फिर पुलिस में काम ही नहीं है। वो सीट पे ना बैठे, वो फिर साइड पे बैठे। आपके ख्याल में पूरे सिंध भर में कितनी रिकवरी होती होगी इन दो नंबर धंधों से? पता नहीं, अरबों रुपए की रिकवरी होगी। कराची की बता दें कितनी करोड़ों recovery? रुपए की रिकवरी है। एक एक अजला से? आपका कराची का एक जिला जो है वो 11 से 12 करोड़ रुपए का है। सबसे बड़ा कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है? आपका केमाड़ी ज़िला जो है, मलीर ज़िला है, ये बड़े पैसे वाले ज़िले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मंसूर नामा और मैं हूं मंसूर मुगेरी। व्यूअर्स, आज हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है वो जर्नलिस्ट हैं और क्राइम रिपोर्टर हैं। काफ़ी पुराने, 30 साल से ज़्यादा उनका तजुर्बा है इस कराची के शहर में। क्या कुछ उसने नहीं देखा होगा। आजकल जो है ना वो क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं समीर कुरैशी साहब। वेलकम सर। सर समीर भाई, ये बताएं, जर्नलिज्म में आपने क्राइम की तरफ क्यों रुख किया? सर मैं पहली बात तो ये कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपने मुझे अपने सामने बिठाया है, तो मेरी ये बड़ी खुशनसीबी है कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। क्राइम का इस वजह से मैंने, मंसूर भाई, ये क्राइम का ये था कि जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा शौक़ था पुलिस में भर्ती होने का। तो उस टाइम मैं पुलिस में भी भर्ती हुआ। हो गए थे? हाँ, मगर फिर ट्रेनिंग के अंदर ही छोड़ कर आ गया। तो जब एक पुलिस वाला, जब वो ट्रेनिंग के दौरान जब वो छोड़ के आ जाता है तो फिर मेरा ध्यान हुआ सहाफ़त की तरफ, और फिर मैंने क्राइम में आया, क्राइम रिपोर्टिंग की। बहुत से अखबारों में रहा, उम्मत अखबार में रहा, कौमी अखबार में, जो दिन अखबार उनका था उसमें रहा।
आजकल अखबार एक आया था, उसमें क्राइम रिपोर्टर रहा, आगाज़ अखबार में रहा, उसके बाद चैनल की तरफ आ गया। तो इस तरह से 31 साल गुजर गए, गाते गाते गवैये बन गए हम भी। अच्छा, अखबारात से टीवी से अब सोशल मीडिया है, इसमें फ़र्क कहाँ नज़र आ रहा है? सबसे अच्छा कहाँ नज़र आया आपको? देखिए, सबसे अच्छा दौर जो था वो मोदी साहब अखबारों का दौर था। उसमें न उस टाइम व्हाट्सअप होते थे और बड़ी मेहनत का काम था। खबरें जमा करना एक बड़ा काम होता था। एक डीसी पेजर हुआ करता था जो हमारे पास होता था, उस उस पे पर मैसेज आता था। उस पे मैसेज आ जाता था कि फ़लाँ जगह से लाश मिली है और दूसरी जगह से ये मिली है। उस मैसेज के ऊपर चलते थे। फिर उस टाइम पे हम बड़े एक्टिव हुआ करते थे। जिना अस्पताल में बैठे हैं, सिविल अस्पताल में बैठे हैं, रातों रात हम एदी के सर्द खाने में बैठे हैं, हाँ, किसी और जगह पे कहाँ बैठे बैठे हैं। हुए हैं, वहाँ बैठते थे। कोई खबर आ जाए, सुबह जब आगाज़ अखबार की मैं बात कर रहा हूँ कि सुबह 6 साढ़े 6 बजे जब हम ड्यूटी पे आते थे, तो मैं तकरीबन कुछ 40 थाने फ़ोन करके चेक करता था पीटीसीएल से कि कोई खबर है, छोटी भी खबर, बड़ी भी खबर। और छोटी भी मिल जाती थी तो बड़ी हम बना ही देते थे, लेकिन ये कि इवनिंगर का मिजाज एक अलहदा होता है कि हमें लीड चाहिए होती थी, तो छोटी को भी बड़ी बना दिया करते थे। लेकिन और फिर एक दौर कराची के अंदर वो भी आया कि जब खबरें ढूंढनी नहीं पड़ती थी, क्योंकि लाशें ही लाशें थी इस कराची शहर में। और बहुत हमने एक एक रात के अंदर 100 लाशें भी देखी, 125 लाशें भी देखी एक रात के अंदर। तो वो भी एक दौर आया। उस वक्त मैं मेट्रो वन टीवी में होता था। तो हर उतार चढ़ाव, यानी सर्दी, गर्मी, खिज़ां, बहार, हर किस्म का मौसम देख लिया कि किस तरीके से होता है। अच्छा, कत्ता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ समीर भाई, आपने कहा कि 100 लाशें में देखी। हमने खुद देखा, जो हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर दोस्त थे वो एक दूसरे को फ़ोन करके कहते स्कोर क्या हुआ है। जी, तो इंसानी जानों के बारे में इस तरह से पूछना स्कोर क्या है, ये मुनासिब लग रहा है? हम इतने आदी हो गए थे इन लाशों के कि वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम ये पूछा करते थे कि भाई क्या स्कोर क्या है। हम भी ये पूछा करते थे कि स्कोर आप क्या है, मैच की तरह की स्कोर क्या हुआ है? स्कोर क्या है। तो पता चलता था कि जी 6 हैं। अच्छा, 6 लाशों पे छोड़कर हम नीचे निकल गए कि थोड़ा सा थक गए हैं, थोड़ा नीचे चक्कर लगा के आए, और जब तक ऊपर आते थे तो 16 लाशें हो जाती थी। यानी मरने वाले को ये नहीं पता था शहर के अंदर कि मर क्यों रहा है, और मारने वाले को ये नहीं पता था कि वो मार क्यों रहा है। ये सिचुएशन इस कराची में। अब तो बहुत आरामदेह सिचुएशन हो गई है। व्हाट्सएप पे सारी खबरें आ जाती हैं, न क्राइम रिपोर्टर ने मेहनत करनी है, वो मखसूस क्राइम रिपोर्टर हैं जो आज भी मेहनत करते हैं, वरना आजकल तो खबरें सारी व्हाट्सएप पे आ जाती हैं। आप यकीन करें, मुझे ये भी नहीं पता कि सिविल अस्पताल या जिना अस्पताल में कौन सी शिफ्ट में कौन सा एमएलओ बैठा है। पहले तो हम पूरी पूरी रात उनके साथ बैठा करते थे, गपशप किया करते थे, सिविल अस्पताल में बैठ गए, गपशप किया करते थे। अब तो अस्पताल जाना, अगर कोई बड़ा वाक़या हो जाए तो अस्पताल चले जाते हैं, तो वो एमएलओ हमसे पूछता है जी किससे मिलना है। यानी ये सूरत हाल सिचुएशन हो गई है इस कराची के अंदर कि अब ये व्हाट्सअप ने हमें नाकारा कर दी, मतलब कि जो व्हाट्सएप ने सहाफ़त को का जनाजा निकाल दिया। जनाजा निकाल दिया उसने। आप देख लें अब, मोदी साहब आपको इतने साल हो गए, अब हमसे भी सीनियर हैं। आप ये देखें कि जो व्हाट्सअप सहाफ़ी अब जो पैदा हुए हैं, वो व्हाट्सअप सहाफ़ी जो हैं वो हमसे ज़्यादा मार्केट में वैल्यू रखते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप पे खबरें चलाते रहते हैं। तमाम चीज़ें व्हाट्सअप सहाफ़ियों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, अपने ग्रुप बना लिए, व्हाट्सअप की सहाफ़त में तो क्रिएशन तो ख़त्म हो गई ना, ख़त्म हो गई। तो ये जाके कहाँ रुकेगी? ये अब पता नहीं कहाँ रुकेगी कि किसी की किरदार कुशी करनी हो तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। कुछ ऐसे बहुत सारे जिन्हें आप नाम निहाद सहाफ़ी कह लें, जो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के सहाफ़ी हैं। उन्होंने किरदार कुशी, वो ये नहीं देखता कि सामने समीर कुरैशी है, मंसूर मुगेरी है, आईजी जावेद आलम ओडो है, या पीर कोई मोहम्मद और शाह है, कोई इज़्ज़तदार अफसर है? कोई भी वो ये नहीं देखता कौन है। उसने किरदार कुशी करनी है, उसने व्हाट्सएप पे 4 खबरें चलानी है, और फिर सामने से वही शेयर हो जानी है। और वो कहीं भी उसको ये एहसास नहीं होता कि मेरी इस तरीके से किसी को क्या नुकसान पहुंच सकता है, किसी की नेक नामी को क्या नुकसान। हाँ, आप जो करप्ट हैं उनके खिलाफ चलाएं, लेकिन ये कौन सी सहाफ़त है, ये मेरी समझ में नहीं आया। आज तक हम 30 साल 31 साल में पर्सनल कभी नहीं हुए। खबर को खबर की सूरत में देखा, पर्सनल नहीं हुए कि इसके ये ज़ाती, हर किसी का अपना ज़ाती फ़ेल होता है। हम में भी ज़ाती फ़ेल हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हम किसी के साथ पर्सनल नहीं हुए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारी सहाफ़ती तंजीम है उन पर भी तो फ़र्ज़ लागू हो रहा है ना, कि ये जो इस तरह के लोग हैं उनके रोकथाम के लिए कुछ करें, सरकार को लिखें,
और इवन जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनमें इनकी पकड़ कराएं, लेकिन वो क्यों खामोश है? मुगेरी साहब, वो तंजीमें, दूसरी तंजीमों का तो मुझे नहीं पता वो खामोश हैं या नहीं है। मैं अपनी तंजीम की आपको बात बताऊं कि मैं ये तीसरी बार सदर इलेक्ट हुआ, क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन। क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन का मैं तीसरी बार सदर। आज से 3 साल पहले मैं 2 साल मुसलसल सदर था, फिर 3 साल मैं हट गया कि दूसरों को भी चांस मिले। तो इस बार भी दोस्तों ने कहा कि आ जाओ, तो मैं आ गया, तो इलेक्ट हो गया। जिस टाइम मैं पहले दौर में था तो एडिशनल आईजी कराची होते थे अमीर शेख, डॉक्टर अमीर शेख साहब। डॉक्टर अमीर शेख से मुलाकात हुई। हमने उस टाइम भी ये चीज़ उनके सामने रखी थी कि हम आपको, जो हमारे मेंबरान हैं, हम उनकी लिस्टें आपको फराहम करते हैं, ये हमारे मेंबरान हैं। और इसके अलावा जो मेंबर नहीं है, लेकिन अगर वो सहाफ़ी है तो ठीक है, सहाफ़ी नहीं है, आप ये व्हाट्सएप ग्रुपों पे पाबंदी लगाए। उन्होंने बिल्कुल यकीन दहानी कराई। उसके बाद हमने वक्तन फ़वक्तन दीगर एडिशनल आईजीज़ भी आते रहे, आईजी साहब से भी मुलाकातें होती रहीं, सब ने यकीन दहानियाँ करवाईं। इस बार भी मैंने जावेद आलम ओडो से बात हुई, उसके बाद एडिशनल आईजी कराची आज़ाद ख़ान से बात हुई, उसके बाद एक लंजार साहब ने एक प्रोग्राम रखा था, उसमें आप भी मौजूद थे। उसमें लंजार साहब के सामने भी मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप के साफियों की बात रखी कि इनके जो इस तरीके से किरदार कशी करते हैं वो हमारी सिर्फ नहीं करते, आपके पुलिस वालों की ज़्यादा करते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई, लेकिन कहीं से अभी कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही। हाँ, 1-2 कार्रवाइयाँ नज़र आई हैं अभी हाल ही में कि एक डिफेंस थाने में एक मुकदमा हुआ है, कोरंगी में एक मुकदमा हुआ है, तो अब ये हुआ। लेकिन हमने एक चीज़ ये भी कही कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में हमारे जो मुस्तनद सहाफ़ी हैं, जेन्युइन जो हैं, हाँ, वो भी कहीं इस रगड़े में ना आ जाएं। तो इसलिए हमें जो है आप ऑन बोर्ड रखेंगे, जब भी ऐसी कोई कार्रवाई करेंगे आप एफआईआर करें, लेकिन हमारे सामने रखें, हम देखेंगे कि ये गलती है नहीं है। हम आपको मना नहीं करेंगे एफआईआर करने से, लाजमी कानूनी कार्रवाई आपका फ़र्ज़ है। तो ये भी बात हुई है, लेकिन पुलिस की जानिब से इतना रिस्पॉन्स नज़र नहीं आता। क्या वजह हो सकती है? वो पुलिस इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं ले रही। वो वो घबराते हैं मीडिया से कि कहीं मीडिया ट्रायल ना शुरू हो जाए। वो मीडिया से घबराना तो अलग बात है, फिर वो उनके जहन के अंदर ये व्हाट्सएप ग्रुपों पर किरदार कशी ना शुरू हो जाए, तो ये इससे सबसे बड़ी बात है, ये खौफ के अंदर मुब्तला रहते हैं। जबकि ये सबको ही पता है जो फेक आईडीज़ से वो चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, उनकी अपनी आईडीज़ भी नहीं हैं। लेकिन मुझे पता है कि मंसूर साहब हैं, ये इसको तमाम चीज़ें कर रहे हैं, तो ये पुलिस को नहीं पता होगा। बिल्कुल, पुलिस को तो 7 पत्थरों के नीचे छुपा हुआ। जिस डीआईजी साहब का जिक्र किया, उधर आपके एक दोस्त ने कहा कि मैंने एक थानेदार को फ़ोन किया और मोटरसाइकिल चोरी होने की निशानदेही की, तो एसएचओ ने मुझे कहा कि 56 लोगों को पहले ही मैं दे रहा हूँ भत्ता, अगर आप चाहो तो 57 आप हो जाओगे। तो ये क्या सिलसिला है? क्या इस तरह के सहाफ़ियों को थानों से भत्ता मिलता है? बिल्कुल, ये नाम नेहाद सहाफ़ी, देखें, अच्छे बुरे लोग हर शोबे में होते हैं। कस्टम की बात कर लें, पुलिस की बात कर लें, इनकम टैक्स की बात कर लें, जो अब इनलैंड रेवेन्यू के नाम से है, फिर केएमसी की बात कर लें, सिटी गवर्नमेंट की बात कर लें, हर जगह अच्छे बुरे हैं सहाफ़ी। लेकिन ये जो नाम नेहाद, ये जो अपने आप को सहाफ़ी कहलाते हैं व्हाट्सएप ग्रुपों वाले, इन्होंने बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब किया है। हर एसएचओ, अब बात यह है कि किसी एसएचओ के ख़िलाफ़ वो व्हाट्सएप ग्रुप पे चला देते हैं खबर, और माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह के आला हुकाम भी उनके व्हाट्सएप ग्रुपों पे कार्रवाइयाँ करते हैं, शोकाज भी दे देते हैं। और फिर जो एसएचओ बड़ी तगोदों के बाद एसएचओ लगता है, वो यही सोचता है यार कि इनको चुप करवा दो तो बेहतर है, वरना ये मसला होगा, तो देते हैं पैसे। एक को कितने देते होंगे सर? आइडिया है? हर किसी का अपना रेट मखसूस है। कम से कम और ज़्यादा क्या कम होगा? से कम वो 500 रुपये दे देते होंगे, 400 रुपये दे देते हफ्ते होंगे। के? हाँ, हफ्ते के दे देते तो ये हैं। डूबने का मकाम नहीं है? ये जो सर सहाफ़ी कहलाए बिल्कुल 400-500 पुलिस वाले से ले ले। वो डूबने का आपके लिए तो एक सहाफ़ी को 500 रुपये देते हैं ना, वो तो 56 सहाफ़ियों को देता है ना, 56 को। तो उसका रेट तो बहुत ज़्यादा हो गया कि वो इतने देता है। लेकिन यही ब्लैकमेल भी करते हैं एसएचओज़ को, फिर कुछ नाजायज़ धंधों पे मजबूर करते हैं वो एसएचओज़ को। एसएचओज़ भी उनसे खौफज़दा हो के वो ये काम करवाते हैं। तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपके सामने भी मैं कह चुका हूँ, हम मुलाकातें भी कर चुके हैं आला हुकाम से, लेकिन कोई अब कार्रवाइयाँ हुई तो हैं 1-2, लेकिन अभी वो कार्रवाइयाँ नज़र नहीं आती। वरना ये जो व्हाट्सएप ग्रुप वाले सहाफ़ी हैं, ये कई ऐसे धंधों में मुलविस हैं, मैं आपको बता नहीं सकता।
थोड़ा बताएं भला, नाम ना लें, क्या देखो क्या नाम, करते हैं ये? देख गुटखा मावा इसकी सरपरस्ती कर, चले गुटखा मावा की सरपरस्ती तो अलहदा सबसे बात। ज़्यादा पैसा इसमें है, गुटखा सबसे मावे में। ज़्यादा आप यकीन करें, मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा कि एक कवरेज के ऊपर मैं चला गया, जब मैं मेट्रो वन टीवी में होता था तो एक कवरेज पे चला गया, तो मुझे डीआईजी ऑफिस के बाहर एक बंदा मिला, तो एकदम मुझे याद आया, यार ये चर्च में पकड़ा गया था और मैंने इसको बनाई थी इसकी वीडियो, शायद ये न्यू कराची थाने में पकड़ा गया था या कहीं चर्च के अंदर। तो मैंने उससे पूछा, मैंने बोला हाँ भाई तुम वही हो ना जो चर्च में बंद हुए थे? बोला हाँ मैं वही हूँ। बोला मैं आपको पहचान गया, आपने मेरी वीडियो बनाई थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने बोला काम कर दो या बंद कर दिया? बोला साहब मैंने चर्च का काम बिल्कुल छोड़ दिया था, मैंने गुटखे का काम शुरू किया। तो मैंने बोला आमदनी तो होती? बोला चर्च से 6 गुना ज़्यादा आमदनी है। थी, लेकिन मसला ये हुआ कि मैं इधर पैसे दे के गुटखे का काम खोलता था, 2 दिन बाद मेरे पे छापा लग जाता था, मेरे वो पैसे भी डूब गए। इस तरीके से मुझ पे 6 छापे लगे। बोला मैंने गुटखे का काम बंद कर दिया। मैंने बोला आप क्या कर रहे हो? बोला चर्च बेच रहा हूँ, सुकून से गुजारा कर दूँ। यानी चर्च आप बेच के सुकून कर रहा हूँ और कोई बोलने वाला नहीं उसको। बोलने वाला नहीं है, क्योंकि आप साबिक दौर देख लें पुलिस का, तो पुलिस को गुटखा मावा के पीछे लगाया हुआ था, स्पेशल ब्रांच को पुलिस के पीछे लगाया हुआ था। यानी आपके शहर में चर्च बिक रही है, आइस बहुत ऊपर आ रही है। अब हीरोइन और चर्च का नाम तो चला ही गया, अब तो आइस क्रिस्टल की बात करें, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ये आ कहाँ से रहा है जितनी भी मनशियात का नाम बता रहे हैं आप? देखें ये सारी चीज़ें तो इस शहर में बिल्कुल आराम से पहुंच रही हैं, जब भी लोगों में तकसीम भी हो रही है। शराब तो चलें हम एक बात कर लें कि वो तो यहीं की मैन्युफैक्चरिंग है और तो ये पुराना किस्सा वो है तो ना, पुराना है। सदियों जब चलता आ रहा जब है। ये जो इंग्लिश शराब जिसे कहते हैं विलायती शराब, वो जब बआसानी यहाँ पहुँच रही है, समंदर के रास्ते पहुँच रही है, बॉर्डरों के रास्ते पहुँच रही है, तो ये चीज़ें भी आएंगी। और लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो फ़िक्र जो अलमिया है इस वक्त, जो फ़िक्र करने वाली बात है वो ये कि हमारी नई नस्ल जो है, जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर स्कूल इसकी में फ़रोख्त हो रही है, इसके ऊपर काबू पाना चाहिए। एक्साइज भी लगी रहती है इसके लिए, पुलिस की भी खास है, कई बंदे भी पकड़े गए हैं। लेकिन आप ये देखें, ये इतना इस पे कोई इतनी बड़े हद तक कार्रवाई नज़र नहीं आ रही कि अब ये जिसको आप कह लें पोश इलाकों के अंदर, तो ये तो आम सी बात हो गई है। वरना कार्रवाइयाँ तो पुलिस भी कर रही है। अरमगान केस हुआ था, आपको याद होगा। अरमगान केस के बाद कई आइस के व्यापारी, वीट के व्यापारी और इस तरीके के व्यापारी निकले, पुलिस ने सबको उठाया, पुलिस ने भी सही धंधा बनाया उसको, सबको उठाया, कई को चालान भी किए, गिरफ्तार भी किया। असल एक बंदा इस्लामाबाद से चला रहा था, शाजी, कोरियर कंपनियों के ज़रिए वो वीड और आइस क्रिस्टल आती थी और कोरियर कंपनियां वो सप्लाई करती थी, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू हुई, कुछ भी नहीं हुआ। वो कुछ नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। अरमगान जेल चला गया, बाकी बड़े बड़े नामी गिरामी लोग सामने आए, वो भी रिहा हो गए, सर जमानतों पे आ गए, कुछ भी नहीं हुआ। उसी तरीके से समीर काम भाई जो सीनियर अफसरान हैं वो कह रहे हैं कि पुराने ज़माने में इतना पैसा नहीं था, अब जब से ये मनशियात का धंधा बढ़ा है, जो नीचे जूनियर अफसरान हैं मिसाल के तौर पे एसपी लेवल के, वो इतने अमीर कबीर हो गए हैं कि डिफेंस के क्लिफ्टन के हर गली में आपको 2-4 एसपीडीसी के जो है ना वो घर मिलेंगे। पहले ऐसे था? पहले ऐसे नहीं था। पहले तो जब एएसपी आया करता था तो वो जब तक एसएसपी ना हो जाए वो अपनी साख इज़्ज़त संभाल के चलता था, 1 रुपए का रवादार नहीं होता था। ठीक है, अब तो जब चाय संभाला जाता है, एएसपी से लेकर शुरू होता है वो। चाहे डीएसपी हो डायरेक्ट या एएसपी, जब सीट पे बैठता है ना, तो कुछ होंगे जो नहीं करते होंगे, लेकिन अक्सरियत जो है अब पहले पूछती है हिसाब किताब कितना है इलाके का, कितना वो एसएचओ देता है, कितना ये देता है। मैं जानता हूँ, अभी नाम लेना अच्छा नहीं है उनका, लेकिन मैं उनको जानता हूँ कि सीट पे बैठ के पहले हिसाब किताब पूछते हैं, पहले साख संभाला। लेकिन मंसूर भाई, मैंने जितना इन 4 सालों में, पिछले 4 से 5 सालों में पुलिस का मोराल गिरते देखा, इतना मैंने 31 सालों में पुलिस का मोराल गिरते नहीं देखा। हम सिर्फ आप आला अफसरान की सिर्फ बातें सुन लें कि हम पुलिस का मोराल बुलंद कर रहे हैं,
हमारी शौदा की तादाद इतनी है, हकीकत है सिंध पुलिस की शौदा की तादाद सबसे ज़्यादा है, लेकिन जितना मोराल हमने गिरते हुए देखा इतना हमने किसी दौर में गिरते हुए नहीं देखा। समीर भाई, आपने पुलिस के मोराल की बात की। इस जमहूरी हुकूमत में पुलिस का मोराल गिरा नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इस जितना 4-5 सालों के दौरान मैंने गिरते हुए देखा कि यकीन करें पोस्टिंग्स पैसों से हो रही हैं। पहले कभी एसपी या डीसी पैसे नहीं देता था। मैंने कभी भी नहीं सुना। मैं अब जितने अफसरान हैं जो अच्छे अफसरान हैं, अब तो आप ताल्लुकात लगा लें, ताल्लुकात भी बेकार हैं। उसका भी फ़ायदा नहीं हो रहा। पैसे, आप सिर्फ पैसे से पोस्टिंग करेंगे। आप मैं साबिक आईजी गुलाम नबी मेमन की बात उनका मैंने नाम ले लिया तो अब उनकी बात करता हूँ। आप हमेशा से ये सुनते आए होंगे कि पुलिस पॉलिटिसाइज नहीं है, पुलिस में सियासी दबाव कोई नहीं है, पुलिस पे असर व रसूख कोई नहीं है। मेरे ख्याल से सिंध के जितने भी ज़िले हैं उसमें मुश्किल से 2 या 3 अजला में आईजी ने अपने बंदे लगाए। 2 या 3 अजला में अगर उसके अपने बंदे लगे हों तो लगे हों, वरना सादिकाबाद जो है वहाँ से सिंध शुरू हो जाता है, तो सादिकाबाद से अगर कराची तक का हिसाब देखा जाए तो 2-3 डीएसपी उन्होंने लगाए होंगे। बाकी तो उनका असर व रसूख ये भी नहीं था कि वो डीएसपी भी तैनात कर सके। वो शरीफ आईजी थे, वो मुज़ाहमत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब से इन्होंने सिंध में एक अमेंडमेंट लाए हैं पुलिस में, आपको पता है आईजी का अख्तियार ख़त्म हो गया, अब चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर के पास है, तो सारे अजला में एमपी एमएनए की फरमाइश पे लगेंगे तो फिर ऐसे ही होगा ना। तो फिर आप ये सोचें कि अगर एमपीए एमएनएस की फरमाइश पे वो पुलिस अफसर लगेगा, वो अपने आईजी एडिशनल आईजी को क्या पूछेगा, वो कोई अहकामात क्या बजा लाएगा। मैं आपको सिंध के कुछ अजला ऐसे भी हैं जहां गुटखा मावा खुल के चल रहा है और उसका पैसा पुलिस को नहीं जा रहा, पुलिस को नहीं जा रहा, सियासी शख्सियात को जा रहा वहाँ से। फिर तो मज़े होंगे सियासी शख्सियात की। हाँ, वो पैसे लेते हैं, पुलिस को पैसा नहीं जाता। और ये मैं पर्सनल आपको दावे से ये बात बता रहा हूँ, ये मैंने भी सुना है। हाँ, कि पुलिस को पैसा नहीं जा रहा, वो सियासी शख्सियात पैसा ले रही हैं जिन्होंने वो पोस्टिंग करवाई है उन अफसरान की। क्योंकि वो अफसर तो खामोशी से बैठा देगा, ना उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा ना उनके खिलाफ करेगा, सीधा सीधा पैसा आ रहा है। तो कितना ज़्यादा पैसा होगा उस गुटखा माफिया का, आप ये देखें कि वो सियासी शख्सियत, आपको पता है इंटीरियर सिंध जिसको आप कह लें, उसमें तो सारे बड़े बड़े जागीरदार वडेरे हैं जिनको पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कितना पैसा होगा उनको ज़्यादा ज़रूरत है समीर भाई, आपको पता नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत है। वो कितना पैसा होगा जो उनको जा रहा होगा। बहुत ज़्यादा पैसा हर तरफ से मुख्तलिफ कानून से पैसे आ रहे हैं, डेवलपमेंट के पैसे आ रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के आ रहे हैं, ये जो 2 नंबरी धंधे हैं उनसे पैसे आ रहे हैं। तो इसका पूरा जो है, अब मैं तो इस तरह देख रहा हूँ, या आप मुझे मेरी तस्दीक करें, ये जो सीनियर अफसरान जो इस वक्त लगे हुए हैं, जब वो जूनियर थे एसपी थे तो इस तरह के काम नहीं करते थे। अभी जो लगे हुए हैं, जब ये सीनियर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो बिल्कुल तबाही होगी। हाँ, सीनियर होंगे तो मुझे लग रहा है तो एसएचओ का पैसा भी खा जाएंगे ये लोग, तो जो उनकी सूरत हाल नज़र आ रही है। कि मैं आपको बताऊँ, अच्छा एक एसएसपी की सैलरी कितनी होगी, मैं एक बात करता हूँ, मिसाल 2.5 लाख। हाँ, इतनी होगी। आप देखें हर एसएसपी के हाथ के अंदर 3-3 आईफोन्स पकड़े हुए हैं। अगर सरकारी गाड़ी को छोड़ें तो उनके पास पर्सनल गाड़ियाँ भी अपनी हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने वाजे हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप किसी भी एसएसपी की बात करेंगे या डीआईजी की बात करेंगे तो वो कहेगा मैं तो पीछे जद्दी पुश्ती रईस हूँ, तो बस फिर बात ये है कि फिर जद्दी पुश्ती आप रईस हैं। अच्छा समीर भाई, आपने बहुत अरसा कराची में क्राइम रिपोर्टिंग की है, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा वाक़या जो आपने जेन्युइन रिपोर्टिंग की होगी और एसएचओ से लेकर एसपी या ऊपर वाले आपसे नाराज़ हुए हों, आपको डायरेक्ट थ्रेट किया, कोई ऐसा वाक़या है? बिल्कुल नाराज़ होते रहे हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। ये 31 सालों में 3100 दफ़ा नाराज़ हुए होंगे। फ़ोन करते हैं कि भाई अभी ब्लैक कंपनी बनाई थी गुलाम नबी मेमन साहब ने, पिछले जो आईजी थे, उस ब्लैक कंपनी के ख़िलाफ़ मैंने कुछ खबरें चला दी तो नाराज़गी शुरू हो गई थी, वो नाराज़ हो गए। फिर अभी जो आईजी हैं, मैंने एक खबर ऐसी ही चलाई थी कि ब्लैक कंपनी ख़त्म की जा रही है। क्योंकि आप ये देख लें, वो खबर मेरी अगर दुरुस्त है, वो खबर मेरी, उसके बाद आपने नहीं सुना होगा कोई ब्लैक कंपनी में गया है, किसी को भी नहीं भेजा गया, मगर कागज़ों में बंद नहीं की गई। ब्लैक कंपनी है क्या, हमारे नाज़रीन को बता दें ज़रा। ब्लैक कंपनी सिंध पुलिस में
साबिक आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने बनाई थी कि जिनके खिलाफ शिकायत हैं, करप्ट हैं, उनको बी कंपनी में रवाना कर दिया जाता था। ये हेडक्वार्टर में बनाई गई थी। वहाँ पे 2 टाइम इनको हाजिरी देनी पड़ती थी। जो बीटर थे, जो पैसे वसूली करते थे, उनको सबको बी कंपनी रवाना कर ये दिया। तो फिर गुलाम नबी मेमन साहब ने अच्छा काम किया ना। नहीं, काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था, लेकिन उस कानून को संभाल नहीं सके वो। यानी जो जिनको आला शख्सियात, आला अफसरान की आशीर्वाद थी, वो बी कंपनी में बैठ के भी वही काम चला देते जो कि बाहर कर रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? वो वही काम कर रहे थे, बस काम बंद नहीं हुए। अच्छा, आप मुझे, मंजूर भाई, आप सीनियर हैं, आप पॉडकास्ट तो मेरा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि एक इंस्पेक्टर जो बीट वसूल कर रहा है या करवा रहा है, वो तो करप्ट है। तो सिर्फ वही करप्ट है, उसका एसपी करप्ट नहीं है, उसका डीएसपी करप्ट नहीं है। बी कंपनी सिर्फ इंस्पेक्टर तक के लेवल के लिए बनाई गई थी। यानी कि डीएसपी को पैसे नहीं जाते होंगे उस काम के, 100% एसएसपी को नहीं जाते। 100% अगर एसएसपी को नहीं पता कि मेरे एक थाने की हदूद में ये काम चल रहा है, तो फिर एसएसपी ना आए ले, उसको एसएसपी लगने का हक ही नहीं है। तो बी कंपनी के अंदर एक नाइंसाफ़ी ये हुई कि बी कंपनी आपने इंस्पेक्टर तक के लेवल तक की बना दी। पूरी वालों को दुनिया छोड़ में दिया। एक निज़ाम ये होता है कि इंक्वायरी करके सज़ा दी जाती है। हमारे यहाँ सज़ा दे के इंक्वायरी कराई जाती है, फिर बेगुनाह हुआ तो निकाल लो। जब तक तो उसका नाम वगैरह सब डूब गया। तो बी कंपनी के अंदर सबसे बड़ी खराबी जो थी, सबसे बड़ी खराबी मुझे ये नज़र आई कि सिर्फ इंस्पेक्टर लेवल तक के लिए थी, डीएसपी, एसपी, जबकि पैसे सब लेते हैं, तो सज़ा सिर्फ नीचे वालों को। समीर भाई, आप बता रहे हैं कि सब पैसे ले रहे हैं। कोई इस वक्त ईमानदार एसएसपी, कोई डीएसपी, कोई एसएचओ आपको नज़र आ रहा है कराची पुलिस में या पूरे सिंध पुलिस में? उसका फिर पुलिस में काम ही नहीं है। वो सीट पे ना बैठे, वो फिर साइड पे बैठे। मुझे तो 2-4 नज़र आ रहे हैं। आपको सीटों पे बैठे हुए फैसल चाचड़ को देखें, देखें, तनवीर उल ये साहब वो को देखें। फैसल चाचड़, वो आप कह सकते हैं ना जद्दी पुश्ती, जिसकी मैं हाँ। बात की, वो जद्दी पुश्ती है। फैसल चाचड़ बहुत नफीस डिसेंट आदमी है। फैसल हमारे भाइयों की तरह है। और फैसल के बारे में आप बिल्कुल ये कह सकते हैं, मैंने आपको कहा ना कि अक्सरियत, अक्सरियत आपको मैंने कहा कि अक्सरियत, अब जिसको नहीं मिल रहा वो साइड पे बैठे हुए हैं, साइड पोस्टें लेके। एआईजीज बैठे हैं, एडीआईजीज बैठे हैं, वो ये साइड पोस्टों पे बैठ गए। बात यह है कि जो सीटों पे है, मजबूरी है, उनको सबको पूरा करना है। आपके ख्याल में पूरे सिंध भर में कितनी रिकवरी होती होगी इन 2 नंबर धंधों से? सर पता नहीं, अरबों रुपए की रिकवरी होगी। अरबों मैं तो रुपए की। कराची की सिर्फ आपको बताऊं कि कराची की बता दें, कितनी करोड़ों रिकवरी? रुपए की रिकवरी है। एक एक अजला से? करोड़ों रुपए की रिकवरी है सर। एक एक अजला से? अच्छा, थोड़ा आइडिया है आपका कि कराची का एक ज़िला जो है वो 11 से 12 करोड़ रुपए का है। एक ज़िला? एक ज़िला। सबसे बड़ा कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है? ऐसा 2 ज़िले हैं। देखिए, मलिर का एसएसपी न लेने में न देने में, मैं नहीं जानता उसको, मेरी मुलाकात नहीं है शरीफ उससे। लड़का है। हाँ, अब्दुल खालिक पीरज़ादा, मैं उसे नहीं जानता। तो आपका केमाड़ी ज़िला जो है, मलिर ज़िला है, ये बड़े पैसे वाले ज़िले हैं। फिर ईस्ट आपका थोड़ा सा कम है, लेकिन सबसे भारी अजला ये है। है क्योंकि पहले तो ये होता था डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बहुत भारी होता था, अब वेस्ट को काट के केमाड़ी बना दिया गया। इस वजह से कि यहाँ से बलूचिस्तान का बॉर्डर जहाँ पे बॉर्डर एरिया हैं उनके थानों के रेट अब इस वक्त थोड़ा सा मेरे ख्याल से शायद कमी हो गई होगी थोड़ी सी, क्योंकि लाइनें बंद हो गई हैं इस वक्त। चालिया वालिया जो मोचको से आया करती थी, वो लाइन पे बड़ी पाबंदी लगी अभी। और अच्छा एसएसपी लगा है केमाड़ी में? हाँ, मेरी भी 1-2 मुलाकातें उससे, सिंगार मलिक से। सिंगार नौजवान है, अच्छा है। हाँ, इससे पहले जो अमजद शेख थे वो भी बड़े वो भी अच्छे अफसर थे। हाँ, हाँ। लेकिन अमजद साहब से पहले बड़ी लाइनें चल रही थी। नहीं, लाइनें तो देखें हर दौर में चलती हैं, अभी भी लाइन चल रही होगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चल रही होगी। बात इतनी होती है कि जहाँ 100% जो होता है, फिर वहाँ 30% रह जाता है, 40% रह जाता है। खामोश तो लाइन चलाने वाले भी नहीं बैठते। अच्छा, इन लाइन चलाने वालों को सियासी पुष्टपनाही हासिल है? बिल्कुल है। और जहाँ सियासी पुष्टपनाही हासिल नहीं है, वहाँ वो पैसा देते हैं, और पैसा भी गाड़ियों के हिसाब से देते हैं। समीर भाई, कराची में एक एसपी की पोस्टिंग के कितने पैसे होंगे? और कराची को छोड़ के रेस्ट ऑफ सिंध में
एक एसपी की पोस्टिंग की कितने पैसे सर लगते हैं? करोड़ों रुपए, करोड़ों में? करोड़ों में। एक एसपी करोड़ों रुपए कहाँ से लाता है? ये तो सर आप देखें ना कि कहाँ से लाता है। अब उसका एसपी बेचारे का बैकग्राउंड कोई भी चेक नहीं करेगा, लेकिन करोड़ों रुपए दे के सर लगते हैं। जब करोड़ों रुपए दे के लगेगा तो फिर क्या करेगा आगे? सर घर से कराची, देगा? कराची का एक ज़िला है, मैं बताऊंगा नहीं आपको, माजी के अंदर एक डील हुई कि यहाँ पे फला एसपी लगेगा, 7 करोड़ रुपए में बात हुई। 7 करोड़ में? हमारे ज़राए जो बताते हैं 7 करोड़ में बात हुई। इसी दौरान हमारे ज़रिए ने बताया कि इस एसपी का तो नाम ख़त्म हो गया जो 7 करोड़ दे रहा था। मैंने कहा यार 7 करोड़ रुपये दे रहा था, नाम ख़त्म हो गया। बोला अगले ने 15 की ऑफ़र दे दी है। 15 करोड़ बहुत ज़्यादा नहीं है एसपी के लिए? लेकिन मैंने एसपी की पोस्टिंग के लेकिन लिए? मैंने आपको बताया ना सर, करोड़ों रुपये आता भी तो है। लेकिन फिर क्या हुआ, वो उन दोनों का नाम कट गया, तीसरा एसपी आ गया। अब अल्लाह बेहतर जाने कि वो पैसा दे के आया या किसी कमिटमेंट पे आया या किस पे आया, लेकिन अगर वो पैसे दे के आया होगा तो 15 करोड़ से तो ऊपर में ही आया होगा, नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि आपने रेट ख़राब कर दी है। अच्छा, कराची में रेट भारी हैं तो रेट कराची को छोड़े बाहर क्या रेट चल रहा है? बाहर का मेरे इल्म में नहीं है, मैं आपको बताऊं, लेकिन आपके सीनियर अफसरान बताते होंगे, काफ़ी दोस्त हैं आपके, वो खुद ही बताते हैं सर कि बात फिलान ये इतना भरा है, फिलान इतना भरा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये दोस्तों ने ही बताया ना मुझे कि ये इस तरीके से गेम हुई थी और एंड टाइम पे ये गेम घूम गई। कभी कभी गेम घूम भी जाती है। तो इसी तरीके से आपके थानों पे आते हैं, थाने कितने में बिकते हैं? मुश्ताक सर की भाई ने तो बता दिया था कि कराची के बहुत सारे थाने बिकते हैं। बहुत सारे थाने नहीं, अब तो सभी बिकते हैं। सभी बिकते हैं? हाँ, कुछ थाने रह गए हैं जो कि नहीं बिकते, वरना सब बिकते। हाल ही में कैसे मैं कैसे बिकते हैं ये थाने, कैसे बिकते हैं? सर आप पैसे दें और पोस्टिंग लें। कराची का एक थाना 70 लाख रुपए में पोस्टिंग ली है। एक थाना कराची का 70 लाख रुपए में पोस्टिंग ली है, पूरा नहीं कर पा रहा वो। क्या मतलब ये 70 लाख रुपए दे के, रिश्वत दे के पोस्टिंग ली? पोस्टिंग ले ली है। अब वो पूरा नहीं कर पा रहा कि किस तरह से मैं पूरा करूं। उसने कहा यार चार्ज छोड़ के चला जाता हूँ। अच्छा रुक जाए समीर भाई, ये बताए 70 लाख तो पोस्टिंग की थी, हाँ उसके बाद हफ्ता महीना जो हाँ देना हाँ होता है हाँ हाँ वो भी देगा? हाँ वो देगा वो। तो मैं आपको वही वहाँ क्या क्या ऐसा जो करेगा गरीब? हाँ वहाँ तक मैं पहुँच रहा हूँ अभी। उसने, अगर वो सुन रहा होगा तो वो हंस भी रहा होगा, समझ भी गया होगा। उसके आला अफसरान जो सुन रहे होंगे वो भी समझ जाएंगे, क्योंकि जिस पे गुजरी है उससे ज़्यादा पता होगा। हुआ ये कि 70 लाख रुपए दे के उसने पोस्टिंग ली। 70 लाख दे के पोस्टिंग ली उसने। अल्लाह अल्लाह करके 50 लाख रुपए जमा कर लिए। इसने बोला 5-10 लाख और हो जाए, जान छुड़ाऊँ, अपने पैसे वसूल करूँ और घर जाके बैठ जाऊँ। इससे अच्छा कि मिलना मिलाना कुछ नहीं, ऊपर वालों का। यानी अफसरान का ये भी कहना है कि हफ्ते की रात को लिफाफे आते हैं 3 या 4, वो लिफाफों को मैं लिफाफे बना के हफ्ते की रात पूरी देखता हूँ, इतवार के दिन देखता हूँ और पीर की सुबह मुझे लिफाफे पहुँचा देने होते हैं। यानी ये सिचुएशन है कि सिर्फ देखता रहता हूँ और बस किचन चल रहा है। उसने 70 लाख में 50 लाख रुपए जमा कर लिए। इसी दौरान उन्हें एक डीआईजी साहब बुलाते हैं, बोलते हैं ये एफआईआर ने तुमने 2 गलत काटी हैं, इसमें तुमने पैसे लिए हैं। वो कहता है सर मैंने तो पैसे नहीं लिए। बोला नहीं लिए, और इतने पैसे तुमने लिए, तुम 50 लाख रुपए दे दो वरना तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। अब उस बेचारे ने वो जो 50 लाख रुपए जमा किए थे वो जाके उसने दे दिए। जब दे दिए उसने तो वो एसएसपी के पास गया। उसने बोला साहब मुझसे पूरा नहीं होता। सुना है कि एसएसपी को 15-20 लाख रुपए महीने के वो भी देता था। उसने कहा पूरा नहीं होता। एसएसपी साहब ठीक है कोई बात नहीं, चार्ज छोड़ दो। बोला चार्ज छोड़ के चले जाओ, जब पूरा नहीं होता कोई और आ जाएगा। किसी ने रहम नहीं खाया उसे? सर किसी पे रहम नहीं खाया। अब वो दोबारा से लगा हुआ है कि शायद वो 70 लाख अपने पूरे कर ले किसी तरीके से। कराची का एक थाना बिल्कुल मेरी नज़र में तो उजाड़ थाना है। खैर उजाड़ थाना भी हो तो 2-4 लाख रुपए तो मिल ही जाते हैं। मुझे पता चला है कि वो उसका एसएचओ तो बगैर पैसे दिए पोस्टेड हुआ है, लेकिन अब उसने 13 लाख रुपए देने। उजाड़ थाने का?
हाँ, महीने के 13 लाख रुपए। वो कहाँ से देगा 13 लाख रुपए? लेकिन बस अब जब उसने दिल पकड़ के पोस्टिंग ली है तो 13 लाख निकाल भी लेगा। अच्छा, इसमें हम सुनते हैं कि ये जो मंथलियों का सिलसिला चलता है, हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं, क्राइम रिपोर्टर, वो भी इसमें शामिल हैं, ये बात सही है? सर देखिए, मैं फिर उसकी बात कर रहा हूँ, हर शोबे में अच्छे बुरे होते हैं। मैं उनको क्राइम रिपोर्टर नहीं कहूँगा जो ये जाके मंथलियाँ और हफ्ते लेते हैं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया ग्रुप जो आ गए ना, मैंने आपको कहा नाम नेहाद जो सहाफ़ी हैं वो लेते हैं, उनका बंधा हुआ है, उनकी लिस्टें हैं पूरी पूरी बनी हुई। अच्छा, मुश्ताक सरकी साहब ने यहाँ मेरे सामने इंकशाफ किया, आपने सुना भी होगा कि बड़े नामवर सहाफ़ी जो हैं वो SHOs और चौकी इंचार्जों की पोस्टिंग ही कराते हैं और उनकी बीट चलाते हैं। ये मुश्ताक सरकी का इल्ज़ाम दुरुस्त है? सर देखें, मेरे इल्म में ये बात नहीं है, नहीं है। लेकिन अगर ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर कोई अफसर मेरा दोस्त है और मैं उसको कह दूं कि यार एक बंदे की पोस्टिंग कर दो, तो चार के वो भी और की भी करता है ना। एक अगर मेरे बोलने पे पोस्टिंग कर देगा तो क्या हो जाएगा उसका। देखें, ये तो चोली दामन का साथ है, ताल्लुकात रहते हैं कि हम काफ़ी सज़ाएं होती हैं, हम भी किसी अफसर को फ़ोन कर देते हैं कि यार ज़रा सा ख्याल रख ले भाई, सस्पेंड होने से बच जाएगा, तो बचा भी लेते हैं। लेकिन ये लाइनें वाइनें चलाना तो ना, कभी आप सीनियर हैं, आप मार्केट में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, ये लाइनें चलाना ना हमारी समझ में कभी आया है ना कभी आया है। और बखुदा मैं आपको एक सच बात बताऊं, मैंने आज तक एक भी SHO नहीं लगाया, एक SHO भी नहीं लगाया, ये अफसरान भी गवाह होंगे। किसी अफसर ने आपको दी ऑफ़र कि भाई ये तुम ज़्यादा नहीं करो, कोई SHO या चौकी इंचार्ज बता तो लगा दूँ? किसी ने ऑफ़र की? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं, नाराज़गियाँ ही होती हैं, हमसे तो नाराज़ ही रहते हैं। लेकिन वो ये समझते हैं कि इसको ऑफ़र करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाँ, वो जैसे एक IG साहब थे ना, वो पैसे नहीं लेते थे, तो मेरे साथ एक जगह मीटिंग के अंदर खड़े हो गए थे, तो मीटिंग हो रही थी उनकी, तो मैं भी खड़ा हुआ था। तो बोला समीर से पूछो, मैंने कभी आज तक 1 रुपया नहीं लिया। मैंने बोला सर आपको किसी ने दिया नहीं ना, इस वजह से आपने लिया नहीं। तो बात यह है कि ऐसा दोस्त यार तो बोलते हैं बताओ कुछ काम है। सर मुझसे नहीं बोला जाता काम, हकीकत सही बात है। मेरा अपना एक हिसाब किताब है, मैं उसमें रहता हूँ, मेरी मर्ज़ी है मैं किसी की खबर चलाऊँ ना चलाऊँ, मैं किसी का पाबंद होकर नहीं रह सकता। मैं कम से कम ये है कि मेरे हाथ में अगर ये कलम है तो इस कलम का मैं ज़्यादा नहीं तो एक 50% तो हक अदा करूँ। अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में कलम पकड़वाया है तो किसी वजह से पकड़वाया है, तो कम से कम 50% तो हक अदा करूँ उसका। समीर भाई, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले। अब आपसे पुलिस वालों की काफ़ी बातें हुई, अभी एक नज़र वहाँ डालते हैं कि इतने पूरे करियर में बड़ी सियासी तंजीमें वो तालिबान को, दीगर जो मिलिटेंट विंग्स हैं उनको इस्तेमाल करते रहे हैं, कभी वहाँ से आपको थ्रेड आया? मुझे ये इनकी तरफ से तो कभी नहीं आया, तालिबान वगैरह की वजह तरफ से। लेकिन एक हमारी जमात थी कराची की, उसकी तरफ से मुझे बहुत सख्त थ्रेड्स रहे और मुसलसल थ्रेड्स आते रहे, जो पुलिस हसास इदारों की नॉलेज में भी हैं सारी बातें। कि उस टाइम पे ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2010, 2015, 98 से, 98 से। 98, 99, सन 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, यहाँ तक कि हिट लिस्टें जब आती थी तो चौधरी असलम का नाम कहीं लिखा होता था तो आगे पीछे में हमारा नाम भी होता था, रफ़ीक अफ़गान जो उम्मत के होते थे उनका नाम भी होता था। तो इस तरीके से बहुत हिट लिस्टें आई। खून आलूद लेटर आते थे और लेटर भी आते रहे खून आलूद। और उसके अलावा फिर गैंग वॉर का दौर आया, गैंग वॉर की तरफ से भी बड़ी धमकियाँ मिलती रहीं, क्योंकि जो अब खबर है, खबर तो देंगे ना। अब वो अपनी हरकतें ना दुरुस्त करो और अगले को धमकी दो। और मंसूर भाई, मैंने खुलकर सहाफ़त की है और बड़ी दिलेरी से मैंने, ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत दिलेर का बच्चा हूँ या ये है या गोली मुझे छू नहीं सकती, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा बचाया। और ऐसा भी हुआ कि रैकी होती रही तो 2 मिनट या 10 मिनट में आगे पीछे हो गया तो बचत भी हो गई। एक बार गैंग वॉर ने मुझे रखा निशाने के ऊपर कि मुझे गिराना है, तो
एक साबिक एसएसपी थे, शायद आप जानते होंगे, सीटीडी के अंदर सीआईडी होती थी उस टाइम, तो फयाज खान, फयाज जो खान मुल्क से आजकल बाहर बाहर चले हैं, गए हाँ। और आज यहाँ पे आए। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बोला कि तुम्हारे लिए फील्डिंग लगी हुई है और किसी तरीके से तुम निकलो। तो मैं उस टाइम चौधरी असलम हमारे भाइयों की तरह था, वो अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। मैं चौधरी के पास चला गया। चौधरी ने बोला पता करता हूँ तुम्हें किसने बताया। मैंने उसे बताया कि मुझे इसने बताया। चौधरी ने पता किया। फिर चौधरी ने उस दिन रात को फिर मुझे बुलाया और मुझे बोला कि तू थोड़े दिन के लिए शहर छोड़ के चला जा। तो उस टाइम मैं फिर थोड़ा सा, उन्होंने बताया कि किसने फील्डिंग लगाई है? हाँ, पता चल गया था किसने लगाई थी। और ये 2 दफ़ा हुआ। एक दफ़ा तो गैंगवार की थी, तो गैंगवार का पता चल गया किसने फील्डिंग लगाई थी। तो थोड़े दिनों के लिए मैं शहर छोड़ के चला गया था और ज़्यादा नहीं गया, यानी कि 4-5 दिन के लिए। इससे ज़्यादा तो हम जा नहीं सकते ना, इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम, ना हमारी लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम वहाँ चले जाया करें। तो और एक दफ़ा जो है वो भी बड़ी सख्त फील्डिंग लगी थी, तो मैं मुल्क से बाहर चला गया भाई था। लोगों वाले? हाँ, मैं मुल्क से बाहर चला गया था। तो उसके अंदर फिर ऐसा हुआ था कि वो पुलिस मुकाबले में मारे गए थे। मारे गए थे? हाँ, तो फिर मैं वापस आ गया था 10 दिन, मेरे कैसे 8-10 दिन के लिए। वैसे ही घूम के भी, मैंने बोला थोड़ा सा फ्रेश भी होके आ जाऊँगा, तो घूम कर भी आ गया। तो ऐसे ये होता रहा है। अच्छा समीर भाई, ये भी बता दें कि चौधरी असलम और राव अनवर के लिए बहुत सारे लोग तारीफ़ करते हैं कि क्राइम फाइटर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बेगुनाह लोगों को पैसे की वजह से मार देते थे, इनकाउंटर कर देते। ये बात सही है? उन पर इल्ज़ाम? देखें, मेरा उसका साथ जो रहा चौधरी का, वो 1997-98 से मेरा उसका साथ था और आखिर 2014 में वो शहीद हुआ। उसके अंदर बीच में 19 महीने जेल में भी रहा। तो बड़ा साथ रहा, लेकिन क्राइम फाइटर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्राइम फाइटर था, उस जैसा दिलेर पुलिस अफसर। फेक इनकाउंटर की बात उनकी देखें बात सही है ये? फेक इनकाउंटर्स जो हैं, मैं नहीं समझता कि वो फेक थे। अगर इल्ज़ामात तो उस पर हैं। रसूल बख्श बरोई वाला तो 100% फेक था, देखें, वो गलत जेल में इन्फॉर्मेशन गया। थी, वो गलत इन्फॉर्मेशन थी। वो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि माशूक बुदोई जो है वो वहाँ मौजूद है और ये गए और इन्होंने मारा। फिर एक अलहदा बात हो गई कि साबित करने में वो साबित करते रहे कि ये रसूल बख्श ही था, वो माशूक बुदोई था, जबकि रसूल बख्श बुदोई था। मगर ये कि उसके बाद फिर असल माशूक बुदोई भी जो मारा गया था, और इसके अंदर फिर इन्होंने सज़ा भी भुगती, अपनी 19 महीना जेल काटी उन्होंने इस गलती की। वो गलत इन्फॉर्मेशन थी, उस पर चले गए थे और पुलिस अफसरान ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। और उस वक्त जब ये वाक़या हुआ था तो मैं असलम को मैंने बोला, असलम तू जेल जाएगा? तो असलम ने बोला तू बकवास कर रहा है, जेल क्यों जाऊँगा। और फिर यही हुआ कि क्योंकि जब ये गलत हो गई थी तो इतना अंदाज़ा तो था कि अब इनको जेल जाना पड़ेगा, तो फिर ये जेल चले गए। यही नहीं, सब इसके साथ जेल गए। इरफान बहादुर था, नासिरुल हसन था, सरवर कमांडो था, सफदर शाह था, ये सारे फिर 19 महीने तक जेल में रहे और बाद में ये फिर बाहर निकले थे। राव अनवर के बारे में क्या ख्याल है? उसके लिए भी उन पे भी बड़े इल्ज़ामात हैं कि वो फेक इनकाउंटर करते थे देखें, पैसों की वजह से। राव अनवर से मेरे इतने अच्छे ताल्लुकात तो नहीं थे ना। गैंग के क्राइम रिपोर्टर आपने कैसे हाँ, देखा? वो मैंने ये देखा कि उन पर भी इल्ज़ामात थे कि फ़ेक थे और लाजमी है। मगर सुना था पकड़ पकड़ के दिया जाता और मारा जाता है, तो ये बस सुनने की हद तक है। लेकिन करते हैं, अब जहाँ पे 19 मुकाबले सच्चे हैं, वहाँ अगर 4 झूठे हो गए तो चलें, सही है। अच्छा समीर भाई, हाफ फ्राई फुल फ्राई पहले तो हम अंडे के लिए सुनते थे, ये इंसानों पर इस्तेमाल होने लगा। और ये किसने किया ये टर्म? ये हाफ फ्राई फुल फ्राई डीआईजी इरफान बलोच जब एसएसपी हैदराबाद था ना, उसने ये शुरू किया था, हाफ फ्राई फुल फ्राई। लेकिन इस हाफ फ्राई फुल फ्राई का आप देखें कि कितना असर हुआ था कि हैदराबाद में क्राइम ज़ीरो हो गया था। क्राइम ज़ीरो हो गया था उस टाइम पे। अब कराची एक बहुत बड़ा शहर है, इसमें आप इस तरीके से क्राइम ज़ीरो, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट ये होता है। अब तो सीधी सी बात है कि अगर उसको ज़ख्मी हालत में अदालत भी ले जाया जाता है मुलजिम को, तो डायरेक्ट वो जज पूछता है और उसके उल्टे पैर में वो लगी हुई है ना गोली। यानी अब इतना एक चीज़ ये अच्छा, कॉमन है? कॉमन हो गई है। तो बात ये है कि सबको ही पता है हाफ उल्टे पैर में क्यों गोली मारते हैं? वो कोई रग वग होती है ना, वो ख़राब ना हो जाए, पैर थोड़ा सा बचत हो जाती होगी, तो ये उल्टे पैर में गोली पिंडली के पास जो है वो गोली मारते हैं। गोश्त भी ज़्यादा होता है और
ताकि वो, आप ये देखें अक्सरियत इनकाउंटर्स की ऐसी है, लेकिन कम से कम उससे ये होता है कि वो जो बंदा, अब आप देखें ना, अगर ये भी ना करें, हो सकता है कि बहुत से लोगों का है कि भाई अदालत सज़ा दे देगी, इसे ले जाएं, ये ले जाएं। एक मुलजिम अजीज़ भट्टी से गिरफ्तार होता है, जब उसका सीआरओ कराया जाता है तो 21 मरतबा वो उससे पहले गिरफ्तार हो चुका था। ऑन रिकॉर्ड बात है, 21 मरतबा। उसके बाद भी आके डकैतियाँ कर रहा है। और पीछे वकीलों की टीम होती है बड़ी, छूट भी जाते हैं। तो हाफ फ्राई में कम से कम, अगर ज़्यादा है तो फिर तो फुल फ्राई ही सही है उसके लिए, कि फिर आवाम कम से कम सुकून से तो रहेगी। हाफ फ्राई के अंदर ये होता है कि कम से कम वो ज़ख्मी हालत के अंदर वो 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने वो सुकून में रहता है, तो आवाम भी सुकून में रहती है। तो आप हाफ फ्राई और फुल फ्राई के हक में हैं? मैं बिल्कुल हक में हूँ। मैं देखें, मैं इस वजह से हक में हूँ फिर कि अदालतें, फिर ये कानून। देखें, ये कागज़ काले करने से कोई फ़ायदा नहीं होता मेरी नज़र में। ये कागज़ काले करना, बढ़नियाँ इतनी इतनी भरते हैं, कागज़ काले करते हैं, सारी चीज़ें करने के बाद आप अदालत में चले जाएं, क्या होता है, ज़मानतें हो जाती हैं, ज़मानतें हो जाती हैं। तो आपका आपके सारे शवाहिद, इन्वेस्टिगेशन का जो है वो वीक है, तो उस आपकी पे कोर्ट क्या करेगा, अदालत क्या आपकी करेगा? इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल ही न होने के बराबर है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो आप देखें ना, वो ऑपरेशनल पुलिस मेहनत करके बंदा गिरफ्तार करती है, इन्वेस्टिगेशन अदालत में केस ही नहीं चला पाती, वो ज़मानत पे रिहा हो जाता है, फिर आके वही लूटमार शुरू कर देता है। तो इस लूटमार के शुरू करने कोई फ़ायदा है इस चीज़ का? आप एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह ही 60-65 हज़ार रुपया है, और वो 60-65 हज़ार रुपये वाला पैसे जमा करके एक मोबाइल ख़रीदता है और रोड पर आता है, और उससे वो मोबाइल छीन लिया जाता है। अगर वो मोबाइल दे देता तो ठीक है, और मोबाइल नहीं देता तो उसके बीवी बेटे के सामने उसे गोली मार दी जाती है। तो ऐसे आदमी को अगर हाफ फ्राई या फुल फ्राई ना किया जाए तो क्या किया जाए? ये मेरा ज़ाती, अब मैं वो पॉलिसी वाला बयान दूं कि नहीं जी अदालतें हैं और आप इन्हें लेके जाएं, तो उस अदालत के अंदर वो उसको सज़ा देगी, तो ये तो फिर कहानी चली गई 15-20 साल के ऊपर, और इस दौरान ज़मानत भी हो गई। और अदालत में इस वक्त आपके साथ आप मुद्दई हैं, लेकिन आप अदालत में जब चले जाते हैं, वो जब आवाज़ लगाते हैं तो पता ही नहीं चलता आप मुलजिम है कि मुद्दई है। जो आपको इस तरह से बुलाया जाता है अदालत में, आप खुद फील करने लगते हो कि मैं मुलजिम हूँ। अच्छा समीर इसलिए भाई, लोग एफआईआर कटाने से भी परहेज करते अच्छा हैं। समीर भाई, कराची के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इन्वेस्टिगेशन का शोबा ही अलग किया गया, तो इन्वेस्टिगेशन वाला शोबा उन्होंने वो नताज क्यों नहीं दे पाया? सर, वो नताइज इस वजह से नहीं दे पाया कि अभी भी सिंध में देखें आप, अलग नहीं है। सिंध में एक ही है इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन। मतलब कराची को छोड़ के रेस्ट ऑफ सिंध की बात कर रहे हैं आप, हाँ, वो एक ही है। हाँ, कराची के अंदर इन्होंने ऑपरेशन अलग किया, इन्वेस्टिगेशन अलग किया। उसके अंदर ये हुआ कि आपके साथ कोई वारदात हो जाती है, तो एसएचओ ने क्या किया, पर्चा दे दिया, मुकदमा दर्ज कर लिया, एफआईआर हो गई। अब एसएचओ बरी ज़िम्मा है, अब आपका मुकदमा चला गया इन्वेस्टिगेशन में। अब इन्वेस्टिगेशन आपके मुकदमे के साथ जो सलूक करे करे, उससे एसएचओ का कोई वास्ता नहीं है। अगर कोई आला अफसर से फ़ोन भी करा लें, बोले सर मैंने तो एफआईआर काट दी थी, अब इन्वेस्टिगेशन जाने और आप जाने। तो बात ये होती थी कि जब एक होता था ये शोबा, तो उसके अंदर ये होता था कि एसएचओ ज़िम्मेदार होता था उस एफआईआर का। एसएचओ बार बार पूछता था तफ्तीशी अफसर से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर किसी सिफारिश आ गई, आला अफसरान से फ़ोन आ गया, तो उसको जवाबदेह होता था। अब तो एसएचओ जवाबदेह ही नहीं है। आप देखें ना, गुलाम नबी मेमन जाते जाते एक तजुर्बा करके गए, शायद आपकी नॉलेज में है या नहीं है, लेकिन वो, मैं तो कहूँगा करोड़ों रुपए का वो तजुर्बा था, लेकिन नाकाम हो गया। वो तजुर्बा ऐसा किया कि उन्होंने सारे अजला के अंदर सीआईसी बनाई। आपके इल्म में है, वो सीआईसी बनी थी, इन्वेस्टिगेशन का वो सेंट्रलाइज कर दिया था उसको, तफ्तीश को। अब जो मुलजिम मुद्दई ने एफआईआर कटवाई केमाड़ी जैक्सन थाने में, इसका सीआईसी बना दिया उन्होंने माड़ीपुर में बिल्डिंग में। अब जिसने एफआईआर कटवाई है कि मेरे साथ लूटमार हुई है, उसका केस एफआईआर होने के बाद चला गया सीआईसी में, और मुद्दई अब जाएगा माड़ीपुर वहाँ पर। और जब माड़ीपुर जाएगा, रास्ते में 3 दफ़ा तो लुट जाएगा वो। तो इस सीआईसी को, और फिर सारे एक कमरे बना दिए, एक इंचार्ज बना दिया, ये बना दिया कि लॉ एंड ऑर्डर ये देखेगा, और कोई लूट मार की वारदातें हो ये देखेगा, और कोई उसका
कोई घरेलू झगड़े का केस आया वो ये अफसर देखेगा, कोई जुए पे रेड मारेगा तो वो ये अफसर मारेगा। तो ये सारी चीज़ें बांट दी थी, लेकिन वो तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ। हर ज़िले में ख़त्म हो गई CIC, सिवाय सेंट्रल में इस वक्त जो है वो सेंट्रल ज़िले के अंदर CIC चल रही है, ख्वाजा अजमेर नगरी थाने में है, लेकिन वो भी कोई नताइज नहीं दे रही। अच्छा। हाँ, तो ये करोड़ों रुपए खर्च किए गए, बिल्डिंग में तज़ीन व आराइश की गई, ये किया गया, बिल्डिंग उसकी मुख्तस की गई, लॉकअप बनाए गए, ये बनाए गए, वो बनाए गए, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अच्छा समीर भाई, बीच में जो है ना पुलिस अफसरान सीनियर ने जो बजट SHO लेवल तक उन्होंने पहुंचा दी पहले, क्योंकि उन पे शिकायत ये थी कि SSP साहिबान जो है वो नीचे थाने तक बजट नहीं देते हैं, पेट्रोल नहीं देते हैं, इसीलिए SHO जो है ना वो रिश्वत पे मजबूर हो जाता है। अब तो इस लेवल तक जो है ना बजट SHO तक जा रहा है, तो फिर भी नताइज क्यों नहीं आ रहे? फॉल्ट कहाँ है? कितना बजट जा रहा है? फिर भी इतना खर्चा तो उनका निकल रहा है ना। कोई नहीं निकल रहा। आप चेक करें ना, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे ऐसे जो पूछो ना बजट आ रहा है, कोई बजट नहीं आ रहा सर, साइन नहीं कर रहे हैं। PSO के कार्ड सिर्फ हाँ पेट्रोल कार्ड है, पेट्रोल आपका 15 दिन बंद रहता है महीने का। मोबाइल कैसे गश्त करती है, कभी सोचा आपने? आप और हम गश्त करवाते हैं मोबाइलों को। ये 15 दिन पेट्रोल बंद रहता है, ऊपर से जो जितना कुछ आता है वो कुछ आता होगा, DDO पावर इनको दी हुई है, कुछ आता है, वरना तो ज़्यादातर तो साइनें करा लेते हैं क्लर्क्स और ये कर लिया। आप कहते हैं सफाई सुथराई रखा है थाने के अंदर, यही है। अमीर शेख साहब सुबह सुबह उठते थे, फजर की नमाज़ पढ़ते थे, थानों में चले जाते थे, सफाई नहीं की, ये नहीं की, वो नहीं की, तू सस्पेंड, चले जाते थे। सफाई, अब आपको पता है सुबह सुबह काम क्या होता है? सुबह सुबह जो ड्यूटी पे मोबाइल आएगी 8 बजे के करीब, वो सबसे पहले जाके होटल पे चाय का ऑर्डर देगी, उसके बाद इलाके से उठाएगी 3-4 हीरोइंची, उस हीरोइंचियों को थाने में लाएगी और बोले पूरा थाना साफ़ कर। अच्छा। कुछ थाने ऐसे हैं जिन्होंने स्वीपर हायर किए हुए हैं। महकमा पुलिस के अंदर स्वीपर्स की भर्तियां होती हैं, आपने देखे कोई महकमा पुलिस के स्वीपर? वो कहाँ है, कहाँ है वो स्वीपर? स्वीपर की पोस्ट ही नहीं है? है, पोस्ट है, भर्ती होते हैं स्वीपर्स, वो कहाँ है? अफसरान के घरों पे तो नहीं है? बिल्कुल, उनके घरों पे, उनके दफातर में। इलेक्ट्रिशियन जो भर्ती होते हैं इसमें, वो कहाँ हैं? हमने तो कभी नहीं देखे। अब बात सिर्फ ये है कि अब स्वीपर्स थानों की हद तक तो आ नहीं रहे। अब वो ऐसे बात ये है कि आप थाना कल्चर चेंज करें। बड़ा बुरा हाल है। आप देखें, ये मॉडल थाने बनाए थे, बोला ये मॉडल थाने पे आ रहा था कि मॉडल थानों को कैसे देख रहे हैं? मॉडल थाने जो बनाए थे, बोला इतना इतना पैसा है, आप गडाप थाने चले जाएं, बहुत अच्छा ज़बरदस्त बनाया है। आप पूछें कितना खर्चा हुआ है, शारा फैसल थाना बहुत अच्छा बनाया, पूछें कितना खर्चा हुआ है और मिले कितने। लेकिन उनका लुक तो चेंज हो गया, एनवायरनमेंट तो चेंज हो सर गया। एनवायरनमेंट सिर्फ बिल्डिंग चेंज करने से तो माहौल चेंज नहीं होगा ना, बिल्डिंग चेंज करने से तो माहौल चेंज नहीं होगा ना, थाना कल्चर को चेंज करें ना। एक आदमी लुटा पिटा थाने में जाता है, आप कह रहे हैं कि थाना कल्चर वही बरकरार है? वही बरकरार है सर, कोई फर्क उसमें नहीं है? कुछ भी नहीं। कुछ पढ़े लिखे अब आए हैं, भर्ती हुए हैं, जो कि आप तमीज़ से बात कर लेते हैं। बाकी आपका थाना कल्चर वो पुराना ही चले आ रहा है। बिल्डिंगें चेंज ना करें, जहन चेंज करें सर। आप हर साल हमें फिगर्स दे देते हैं कि क्राइम में इतनी कमी हुई, तो कैसे कमी हुई? FIR दर्ज नहीं करते आप। FIR मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अब कोई नॉर्मल बंदा जा रहा है तो FIR दर्ज हो जाती है? सर कुछ थाने कराची के, कुछ थाने हैं जिनके SHO वो आता है, कहता है मेरा मोटरसाइकिल चली गई या गाड़ी चली गई, का FIR करो, FIR करते हैं। वरना थाने आपका मोटरसाइकिल छिन जाए, आप यकीन करें, मैं कई SHOs को फ़ोन करके बोलता हूँ भाई 1 हफ़्ता हो गया, अब तो FIR कर दे इसकी, अब 10 दिन हो गए, अब तो FIR कर दे, तो वो उसकी FIR दर्ज होती है। शहरी थाने में चले जाए, आज भी वही सलूक होता है उसके साथ जो होता था। फिर क्या किया जाए? मॉडल थाने बन गए, इन्वेस्टिगेशन का शोबा अलग हो गया, आपको DDO में पैसे मिल गए, फिर भी तब्दीली नहीं आ फिर रही, भी तो कहाँ से आएगी? तब्दीली नहीं आती। अब बात ये, फिर वही बात है, कराची पुलिस है। अब आप ऑस्ट्रेलिया से ला के, न्यूजीलैंड से ला के, कनाडा से ला के तो नहीं बिठा सकते अफसरान। देखें सर, सारा फॉल्ट जो है ना, आपकी ट्रेनिंग से लेके, आप ट्रेनिंग उनकी अच्छी देंगे ना। आप आज भी वही सिस्टम चल रहा है, सीधा चल, बाएं मुड़ दाएं मुड़,
होशियार बाश, ये नहीं, आप उन्हें ट्रेनिंग दें, आवाम से निकल के कैसे बात करनी है। एक वहाँ पे जो ट्रेनिंग कर रहा है उसको नाला खोदने पे लगा देंगे कि ये नाला खोदें और नाला खोदने से इनकी ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी, तो ये नहीं होगी सर। ट्रेनिंग का एक मयार रखें। शौकत खतियान, एक डीआईजी, अभी इन्वेस्टिगेशन था, फिर इस्टेब्लिशमेंट में उसकी रिपोर्ट करवा दी, बेचारा सिफारशी नहीं है तो उसकी रिपोर्ट करवा दी। वो जितना अरसा वहाँ पे ट्रेनिंग में रहा, आप देखें ना जाके उसने कैसी ट्रेनिंग करवाई। उसके बाद ट्रेनिंग का मयार ही नहीं, अब वही उल्टा चल सीधा चल। आप उन्हें तफ्तीश सिखाएं सर, आप उन्हें हर चीज़ समझाएं, आवाम से किस तरह बात करनी है वो समझाएं। अब आपका सीधा चल उल्टा चल वाला कहानी तो ये रोडों पे तो नहीं आएगी। तो जब तक आप बेसिक सही नहीं करेंगे ना ट्रेनिंग। अब नए रिक्रूट्स जा रहे हैं, जो नए एएसआई चले, जो पिछले वाले हैं वो तो गुजर ही गई, अब जिनकी थी वो गुजर गई। कुछ रिटायर हो जाएंगे, कुछ रिटायर होने वाले होंगे, कुछ अगले 10 सालों में रिटायर होंगे, लेकिन जो नई पौध आ रही है उन्हें तो कम अज़ कम आप ऐसी ट्रेनिंग देंगे, आवाम से तमीज़ से सिखाएँ कि ये भी हमारे मुल्क के लोग हैं, ये कोई इंडिया से आए हुए नहीं है, अफ़गानिस्तान से आए हुए नहीं है, ये हमारे लोग हैं, इनको किस तरीके से डील करना है। थाने में जो एक ही फार्मूला है, आओ और लितर मारो, इसके अलावा कोई नहीं है कि तरीके से, सलीके नहीं, से, साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए। साइंटिफिक तरीके से सर कहाँ से, मुझे बताया ना, ये कराची के अंदर साइंटिफिक तरीके कहाँ से चलेंगे। हाँ, बहुत से लोग हैं, अब देखें सीटीडी है, उनके पास कैसे तरीके आए हैं, बैरूनी इमदाद आ रही है उन्हें, और बड़ा अच्छा, और वहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग आके बैठते हैं, और तरीक़ेकार है, पैसा लगता है उनके ऊपर। यहाँ आप पैसा लगाएंगे तो काम बनेगा ना। आप पैसे ही, आप थाना कल्चर आप चेंज ही नहीं करना चाहते। आप कहते हैं हमने थाना कल्चर चेंज किया, खाली बिल्डिंग चेंज करना, थाना कल्चर को चेंज करना तो नहीं होता ना। अच्छा समीर भाई, हम पहले सुनते थे कि पुलिस वाले घर में घुसे, उन्होंने चादर चौदीवारी की का तकद्दुस पामाल किया, ख़वातीन पुलिस वाले इंडक्ट हो गई यहाँ पर, कोई तब्दीली आई है फिर भी? देखें, ये एक बड़ी अच्छी बात की आपने। अब ख़वातीन जो पुलिस एहलकार हैं उनको थानों पे ड्यूटियों पे लगाया हुआ है, और मुझे दूसरों जगह का तो इल्म नहीं है, लेकिन स्पेशली तौर पर ईस्ट जोन के अंदर ये डॉक्टर फ़ारूक लंजार जो हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम किया हुआ है कि आए तो इन भी लगाएंगे, आ जाएंगे तो आउट भी लगाएंगे। और उसके अलावा थानों में लड़कियों की ड्यूटी लगा दी है, हेडक्वार्टर्स खाली कर दिए हैं, थानों में नफरियाँ दे दी हैं, और इस तरीके से इसने बड़े अच्छे काम किए हैं। अब लड़कियां रोज़नामचे पे बैठी होती हैं, ड्यूटी अफसर बैठी होती हैं जो ख़वातीन होती हैं वो आती हैं, उन्हें डील करती हैं। तो ये एक अच्छा एक शुरू हुआ है, और मैंने दूसरे थानों में भी, दूसरे जोन्स में भी देखा है कि इस तरीके से अब लड़कियों को लाया जा रहा है, और लड़कियां भी काबिल हैं, पढ़ी लिखी आई हैं कांस्टेबल्स हैं, एएसआई हैं, पढ़ी लिखी आई हैं, और तफ्तीशें भी इनको दी जा रही हैं। तो अब अल्लाह करे कि तफ्तीश में कामयाब हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि जो पुलिस वाले हैं उनकी ज़बान तो बहुत ख़राब होती है इन लड़कियों के सामने, क्या वो नहीं नहीं, बड़ा एहतियात करते एहतियात हैं, करते हैं? बड़ी एहतियात करते हैं। फिर बात ये ना, या तो वो उसके रंग में रंग जाएगी या वो उसके रंग में रंग जाएगी। तो ये बहुत सी जगह तो ऐसा भी होता है कि वो गाली गलौज चल भी रही होती है, बहुत सी जगह बड़ा एहतियात करते हैं कि अब वो थाने का माहौल अब वो नहीं रहा कि जिस तरह से पहले के माहौल होते थे ना। अब थाने का माहौल, मैं सिर्फ थाना कल्चर तब्दील करने के लिए, आवाम के लिए थाना कल्चर तब्दील किया जाए, बाकी लेडीज़ पुलिस उसके लिए थाने का माहौल अब बड़ा चेंज हो गया है। अफसरान जो हैं बड़ा तमीज़ से बात करते हैं, खातून होती हैं तो बड़ा इस तरीके से। और वो लड़कियां भी मैंने देखा बड़ा इंटरेस्ट लेती हैं रोज़नामचे एफआईआरों अच्छा, में। आपने ख़वातीन जो थानेदार हैं उनके लिए तारीफ़ की है, जो पीएसपी अफसरान आए लेडी, उनके आने से कोई फ़र्क पड़ा है? देखें, फ़र्क तो पड़ा, मगर लगने नहीं दिया जाता ना। देखें ना आप कि अब जैसे सुहाई थी, सुहाई अजीज़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को चलाती रही, और बड़े अच्छे तरीके से चलाया उन्होंने। फिर अपना शैला थी, शैला कुरैशी, शैला कुरैशी। वो इन्वेस्टिगेशन की एसएसपी थी। उसके बाद अभी भी मैडम अनम जो है वो इन्वेस्टिगेशन की सेंट्रल की हैं। वो इस तरह से बहुत सी हैं, लेकिन सुहाई का पीरियड अलीना सबसे, राजपर साहिबा थी ईस्ट में आलिना इन्वेस्टिगेशन में, राजपर थी। काफ़ी अच्छा काम हाँ, कर अब रही तो थी। वो ज़िले में लगी हुई है, वो मेरे ख्याल सजावल लगी हुई हैं वो, या सांगड़ लगी हुई हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ सुहाई जो थी उसने बड़ा सरजानी टाउन, फिर उसके अलावा औरंगी टाउन, फिर बड़ा पीराबाद जैसे थाने उसने संभाले, और क्राइम में बड़ा कंट्रोल आया था। और मैंने उसको नोट किया कि रातों को भी वो जाके
थानों पे अचानक विज़िट करती थी। तो जो रिहाइश क्लिफ्टन पे रिहाइश है और वहाँ से उठ के और वो औरंगी टाउन रात को जा रही है, मैं बोल रहा हूँ इसकी काबिल तरीन वो खातून है। और ख़वातीन जो पुलिस के अंदर आती हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात है अपना घर भी मैनेज कर रही होती हैं, बच्चे भी मैनेज कर रही होती हैं, और फिर क्राइम को भी कंट्रोल कर रही होती हैं, और फिर पुलिस अफसरान को भी सीधा कर रही होती हैं। तो बड़ा किरदार अदा किया, क्योंकि मैं सवाई की पुलिसिंग में देखता था और मसले मसाइल सुनती थी, उनको हल करने की कोशिश करती थी। तो ये एक बड़ा अच्छा, आखिर में समीर भाई, सिंध गवर्नमेंट के लिए कोई पैगाम कि पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे सियासी मुदाखलत को कम करें और कैसे अच्छे अफसरान की पोस्टिंग की जाए, और ये जो रिश्वत की बातें हो रही हैं एसएसपी से डीआईजी से पैसों पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग, इससे कैसे क्या मैसेज देंगे आप? सर कोई मैसेज नहीं देंगे, ये कोई मैसेज देने का भी किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये मामला तो और बिगड़ जाएंगे इस मैसेज के साथ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ एक डगर पे चल पड़ी है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 1 रुपये की चीज़ जब 3 रुपये में मिलना शुरू हो जाए तो उसके रेट अब 2 रुपये नहीं हो सकते। इस आप कराची में देख लें, किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है फिर कम होती है, कभी भी कम नहीं हुई, तो फिर ये भी कम नहीं हो सकती। अब मज़ीद आगे जाके आपको अंदाज़ा होगा कि कितने न कितने में पोस्टिंग होगी। तो मैसेज ये है सिंध हुकूमत के लिए कि अगर पुलिस को आप अगर कोई कम से कम मेरिट के ऊपर अफसरान की तैनाती करें और तजुर्बेकार अफसरान लगाएं, क्योंकि ये एक बड़ा मसला है पीएसपीज़ और रैंकर्स का। तो देखें, पीएसपीज़ तो अभी आए हुए होते हैं, रैंकर्स जो होता है ना, वो उसने हर मौसम देखा हुआ होता है, हर चीज़ को बर्दाश्त किया हुआ होता है उसने। तो रैंकर्स जो तजुर्बेकार हैं, जो एसपी हैं, धुल रहे हैं, उनको पोस्टिंगें देनी चाहिए। अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा वो भी पुलिस अफसरान हैं जो सीएसएस करके आए हैं या एएसपीज़ आ रहे हैं, उन्हें आप रखें। दूसरा, मैं सिंध गवर्नमेंट को मैसेज दूंगा कि सिंध पुलिस के प्रमोशन के निज़ाम को बेहतर करें। प्रमोशंस जो हैं सिंध पुलिस के, वो तो रहे हैं बड़ी तेज़ी से, अभी नहीं अभी 2-4 भी, सालों में हमने देखा है नहीं कि अभी भी ये रिफत मुख्तार राजा जो आए थे साबिक आईजी, वो तमाम चीज़ें बेहतर करके गए थे। मेडिकल कार्ड का काम सारा वो करके गए थे, हेल्थ कार्ड जो इनको मिले। लेकिन अब उस हेल्थ कार्ड का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आम से अस्पतालों में तो अब वो इलाज करा रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल काट दिए गए उसमें से। दूसरा, ओपीडीयाँ ख़त्म कर दी गई, इमरजेंसियाँ ख़त्म कर दी गई, लेबॉर्ट्रियाँ ख़त्म कर दी गई उसमें से। अब वो हेल्थ कार्ड कुछ भी नहीं है, वो वैसे ही बेकार हेल्थ कार्ड है। यानी कि आप किसी मुर्शिद अस्पताल चले जाएं या किसी और अस्पताल चले जाएं, तो उससे अच्छा तो आप सिविल ही चले जाएं, उसमें भी अच्छा इलाज हो ही जाता है। या जिना चले जाएं, जिना बहुत अच्छा पुलिस है, का अपना हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है। पुलिस का अपना हॉस्पिटल। लेकिन ये जो हेल्थ कार्ड फिर ना करें ना, इतने पैसे ना काटे ना उसके के इतने पैसे कट के। और दूसरा, ये जो हेल्थ कार्ड जब आपने दिया है तो उस जो माना हेल्थ अलाउंस देते थे वो आपने काट ही लिया है, तो उस पर तो सारी चीज़ें वही अपनी जगह पे। इस पे थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए, और पुलिस की प्रमोशंस पे तवज्जो दें। ये डायरेक्ट जो भर्ती कर लेते हैं और नीचे प्रमोशनें कट जाती हैं। और तीसरा ये कि तजुर्बेकार अफसरान बिठाएं, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपने 30-32 सालों की तजुर्बे की वो बातें सुनाई जो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को पता नहीं होगा। अगेन सर, थैंक यू। थैंक यू सर। व्यूअर्स, आपने समीर कुरैशी साहब की बातें सुनी। 30-32 साल उनके जो सहाफ़ती कैरियर है, जो क्राइम रिपोर्टिंग है, हमने पूरा निचोड़ा, हमने उनको खोला, और उन्होंने कोई रियायत नहीं की, किसी के साथ रियायत नहीं की। एक अच्छी बात यह हुई कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं, जो हो रहा है पुलिस में, जो पुलिस वालों के साथ ख़ुद भी हो रहा है, जो जुल्म का शिकार हैं, नाइंसाफ़ियों का शिकार, उनके बारे में बताया। आवाम के क्या क्या मसाइल हैं, थाना कल्चर अभी तक बरकरार है, एफआईआर नहीं हो रही हैं, पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन का शोबा है वो क्यों नाकाम हो रहा है, सीटीडी की तारीफ़ की उन्होंने, बहुत सारी बातें की। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट से ज़रूर हमें आगाही दीजिएगा। अपने मेज़बान मंसूर मुगेरी को दीजिए इजाज़त। दोबारा होंगे हाजिर। अल्लाह हाफ़िज़।